चलिए गाइज, तो स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर कर लिया था और बेसिक्स, नॉमेनक्लेचर है ना, वो सारी टर्म्स पढ़ ली थी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद द आइसोमरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में खास करके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पे भी क्वेश्चन आते हैं एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। इसमें केवल बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो वो सिली मिस्टेक्स वाला पार्ट हम डेफिनेटली कवर करेंगे। एंड एक बार आप समझ गए फिर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमरिज्म वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, फंडामेंटल्स एग्जैक्टली सेम है जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमरिज्म पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अगर हम आइसोमर्स में कैटेगराइज कैसे करेंगे, तो मेन दो टाइप के आइसोमरिज्म आप क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आपको पता है कि भैया मेन स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, कि दो अलग जो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट कंपाउंड्स दो अलग अलग हैं। अब वो दो अलग अलग क्यों हैं, मे बी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, जिस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, कौन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, उसी में डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो वो आ जाएंगे आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्टीरियो का मतलब है कि सिर्फ स्पेस में उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, फॉर्मूला देखने में सेम है, बॉन्डिंग भी कौन किसके साथ जुड़ा है वो भी सेम है, बस मे बी एक चीज स्पेस में आगे की तरफ लगी है और दूसरे में वो चीज पीछे की तरफ लगी है, लाइक दैट, है ना। तो स्पेस में ओरिएंटेशन डिफर करती हैं। तो स्ट्रक्चरल में लिंकेज आइसोमर्स, देखिए लिंकेज आइसोमर कहां आता है, जो आपके एम्बीडेंटेट होते हैं, जैसे साइनो में एक बार कार्बन के थ्रू लग गया और एक बार नाइट्रोजन के थ्रू लग गया। ठीक है, तो ये आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड्स में हो गया। जैसे नाइट्रो में NO2 में एक बार नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ और एक बार ऑक्सीजन के थ्रू बना रहा है। HCl में एक बार सल्फर के थ्रू बना रहा है, एक बार नाइट्रोजन के थ्रू बना रहा है। ठीक है, तो ये एम्बीडेंटेट में किस एटम के थ्रू लिंकेज हो रहा है, वो आपका लिंकेज आइसोमर दो उस तरह से बन जाएंगे। आयनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होते हैं, जो डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करते हैं पानी में, मतलब उनको अगर आप सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो वो अलग अलग आयंस प्रोड्यूस करेंगे। इस पे हम आगे थोड़ा सा और बात भी करेंगे। चलो यहां देख लो, जैसे ये दो कंपाउंड है यहाँ पे, तो देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, पहले वाले में सल्फेट बाहर है, दूसरे वाले में ब्रोमाइड बाहर है। भैया फॉर्मूला तो सेम है ना, बट अगर आप पहले वाले को आयनाइज करेंगे तो ये पानी में जाके क्या होगा, सल्फेट आयन देगा। ठीक है, सल्फेट आयन देगा, तो उसको अगर आप बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो बच्चे वो बेरियम 2 पॉजिटिव और सल्फेट मिलके बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना देंगे। तो जिससे कंफर्म हो जाएगा, अगर बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेट आ रहा है तो इसका मतलब ये सल्फेट वाला आइसोमर है, मतलब सल्फेट एज अ काउंटर आयन वहां पर प्रेजेंट था। और जो दूसरा आइसोमर है जिसमें ब्रोमाइड बाहर है, उसको अगर आप बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनने वाला, बट AgNO3 के साथ ट्रीट करोगे तो AgBr का पेल येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, है ना? पर ऊपर वाले केस में, सल्फेट वाले में, AgNO3 के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा। तो इस तरह से आप दो आयनाइजेशन आइसोमर्स को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके आयनाइजेशन आइसोमर, जो पानी में जाके या सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस जनरेट करते हैं। देन कम्स हाइड्रेशन आइसोमर्स। हाइड्रेशन आइसोमर में क्या होता है ना, जो वाटर एज ए लिगेंड लगा होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए पहली बार 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, अगली बार 5 अंदर है 1 बाहर है, फिर 4 अंदर है 2 बाहर है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और बाहर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर वेरी करते रहें तो वो बनते हैं आपस में हाइड्रेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में बोथ आयंस आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैटायन और एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स, दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं। तो दोनों कॉम्प्लेक्स आयन में होता क्या है, एक में जो लिगेंड्स और दूसरे में जो लिगेंड्स हैं उनको या तो टोटली इंटरचेंज कर लो या पार्शियली इंटरचेंज कर लो। ओके, जैसे मान लीजिए एक में मेटल M1 है और यहाँ पर लगा है साइनाइड 6 लगे हुए हैं। ठीक है, और दूसरे में M2 है और वहाँ पे जो NO2 है ना, NO2 की जगह उसको H2 कर लो यार। तो M1 के साथ साइनाइड 6 लगे हैं और दूसरे में M2 में H2O 6 लगे हुए हैं। एक बार काम करते हैं, 6 साइनाइड को वहाँ ले जाते हैं, 6 H2O को यहाँ ले जाते हैं, या 2 साइनाइड को वहाँ ले जाते हैं तो 2 H2O को यहाँ ले जाते हैं। तो दोनों कॉम्प्लेक्स आयंस के बीच में आप टोटल इंटरचेंज भी कर सकते हो लिगेंड्स को, टोटली, इसके टोटल उधर ले गए उसके टोटल इधर ले गए, या पार्शियल भी कर सकते हो कि इसके 2 उधर लेके गए तो उधर से 2 यहाँ ले आए, है ना। बट अगर वहां पर बाइडेंटेट होगा कोई तो एक ही लाना पड़ेगा क्योंकि वही 2 बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स आयंस के बीच में पार्शियल या कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स से जो जनरेट होते हैं दे आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स।
एंड देन स्टीरियो में आपके ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ये बड़ा मेन पार्ट है क्योंकि स्ट्रक्चर तो आई थिंक सारे बच्चे जानते ही हैं, उसमें कुछ खास समझाने वाली बात नहीं है। तो स्टीरियो में आपने पढ़ा हुआ है सिस, ट्रांस, है ना, फेशियल, मेरिडिनल, फैकेनमर, वो सारे के सारे। तो देखिए सिस ट्रांस वैसे तो नॉर्मली बोलने के लिए बड़ा ही आसान है, जैसे कि अगर आप बात करें कि सर MA4 में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, नहीं, चारों के चारों सेम है ना, तो नो GI। और टेट्राहेड्रल में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है क्या? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं सर, सेम साइड ऑपोजिट साइड का फंडा ही नहीं है क्योंकि सभी के बीच में एंगल 109.5 है, ठीक है। तो अगर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आपके पास दिया हो, इट्स गेटिंग हॉट एंड यस, पानी की बोतल तो तुम्हारे कैमरे के सामने आ गई है। देखिए तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कभी भी होगी, उसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं आएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में आते हैं आपके पास, ओके। तो जो आपके पास स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देते हैं। कौन कौन से देख लो। तो इसमें आपके पास जो MA4 है वो तो नहीं देगा, MA3B है वो भी नहीं देगा, MA2B2 है, यस दे देगा। क्यों? क्योंकि दोनों A सेम साइड और दोनों A 180 डिग्री पे है ना, वो दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे आपके पास, याद है ना ये, मतलब मेरे को लिखने की ड्रॉ करने की जरूरत तो नहीं है ना ये, वैसे तो कर लेता हूँ, जैसे दोनों A इस साइड हो गए, दोनों B उस साइड हो गए, ठीक है। तो ये आपका सिस आ गया, और अगली बार A और A 180 डिग्री पे, एंड ये मेरे सिर के ऊपर आ गया, और B और B 180 डिग्री पे, ये आपके ट्रांस आ गया, ठीक है। तो MA2B2 में यस है, फिर MA2BC में उसमें भी होता है, क्योंकि दो A जो है वो 180 डिग्री पे रखे जा सकते हैं या आपस में अगल बगल पे 90 डिग्री पे रखे जा सकते हैं। अगल बगल ये हो गया और 180 डिग्री ये हो गया, ठीक है। तो MA2BC में भी आते हैं, और MABCD में चारों डिफरेंट हो उसमें भी होता है क्या? यस, इसके ऊपर क्वेश्चन आया भी है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि MABCD में किस तरह से करते हैं। बेटा MABCD में अब आप पूछेंगे कि सर चारों ही डिफरेंट है तो हम कैसे करें, है ना, इट डजंट मेक सेंस कि सर चारों ही डिफरेंट है तो क्या करेंगे वहां पे हम। तो चलो वो भी आपको बताता हूं मैं। जब चारों डिफरेंट हैं तो कोई बात नहीं, आप पहले ABCD अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो। अब इस ABCD में अपनी मर्जी से आप ट्रांस डिफाइन कर लो। ट्रांस कैसे? जैसे मैं बोल रहा हूं कि यार A और C के रिस्पेक्ट में मैं ट्रांस बोल देता हूं, इसको आपके ऊपर है, आप A और B के रिस्पेक्ट में ट्रांस बनाना है आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है। तो मैंने एक रैंडम अरेंजमेंट बनाया और इसको मैंने बोला ट्रांस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू A एंड C। तो A और C के रिस्पेक्ट में मैं मेंशन कर रहा हूं, ओके। तो अगली ज्योमेट्री में मैं क्या करूंगा, A यहां रखता हूं और C को यहां कर लेता हूं, B को यहां कर लेता हूं, D को यहां कर लेता हूं। बेटा अब A और C के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, सिस हो गया ये, तो ये सिस आ गया, है ना। अब थोड़ा और अरेंजमेंट चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो A के सामने हमने C रख लिया, है ना, A के 180 डिग्री पे C रख लिया, A के बगल में C रख लिया, और जब A के 180 डिग्री में C था तो 90 डिग्री पे B और 90 डिग्री पे D, फाइन। तो अब A के सामने D नहीं आया एक बार भी, तो A के सामने D रख लेते हैं, और C यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा। तो अभी देखो A और C के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, अगेन सिस हो गया। तो आप बोलोगे सर सिस तो दो आगे, यस दो आगे, पर रिलेटिव अरेंजमेंट देखो ना यार, यहाँ पर A और B डायगोनल प्लेस हैं, यहाँ पर A और D डायगोनली प्लेस्ड हैं, तो यस दे आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सिस। तो दो सिस और एक ट्रांस बनता है, MABCD में दो सिस और एक ट्रांस बनता है, ध्यान रखना इस चीज का, गलती मत करना इसमें, ठीक है। दो सिस प्लस एक ट्रांस, ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है पहले भी, ठीक है। एनसीईआरटी में मेंशन तो किया कि तीन बनते हैं पर उन्होंने ड्रॉ करके नहीं दिखाए हुए हैं। तो MABCD हो गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल सिंपल केस हो गए। इवन अब जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स लिगेंड आपके पास लगे हुए हैं, अब देखो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये वाला भी बाइडेंटेट लिगेंड है, पर क्योंकि इसका भी COO वाला पार्ट और इसका CO वाला पार्ट सेम साइड पे है तो उसको सिस बोल दिया, इसमें CO वाला पार्ट ऊपर है, इसका CO वाला पार्ट नीचे है तो उसको ट्रांस बोल दिया। तो बाइडेंटेट में भी इस तरह से सिस ट्रांस डिफाइन होता है, तो उसके लिए मैंने ये वाला एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सो दैट यू नो कि बाइडेंटेट में भी होता है, यस बाइडेंटेट में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल बाइडेंटेट में यहाँ पर A है और ये B है ना, और ये A है और ये B है, तो इसको मैं बोलूँगा सिस, क्योंकि A और A आमने सामने है,
और दूसरी तरह से आप ऐसे बना सकते हो उसको, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, और यहाँ पर बी और यहाँ पर ए। ठीक है, तो ए और ए ऑपोजिट साइड पे हैं, तो ये आपका ट्रांस आ जाएगा। तो बाइडेंटेड में भी इस तरह से सिस ट्रांस डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर के आई थिंक सिंपल से हो गए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं क्योंकि रेगुलर लेक्चर नहीं चल रहा ये। देन एम ऑक्टेडल की बात कर लेते हैं। चलो, तो ऑक्टेडल में MA6 में होगा क्या? नहीं, सारे सारे सेम हो गए। MA5B में होगा क्या? नहीं, इसमें भी नहीं होगा। MA4B2 में होगा क्या? हाँ, B2 दो आ गया ना, तो दो B जो है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री पे रखे जा सकते हैं, तो इसमें होगा कैसे? A4B2 में ऑक्टेडल अरेंजमेंट इस तरह का आता है आपका, तो दोनों B हैं उनको 180 डिग्री पे रख लो एक बार, और जो A हैं उनको तो आप रख लो बाकी पोजीशंस पे, है ना। तो ये B के रिस्पेक्ट में अगर इनको देखें तो ये ट्रांस है। और अगली बार सिमिलर ज्योमेट्री को, ठीक है, यहाँ पे आपका B जो है वो 90 डिग्री पे आ गया और बाकी चार पोजीशन पे A आ गया, तो B आपका 90 डिग्री पे आ गया, तो नाउ दिस इज दिस। ठीक है, तो MA4B2 में बड़े आराम से हो जाएगा ये। डन, ये हो गया। तो MA4B2 में हो जाएगा, तो MA4BC में होगा क्या? यस, उसमें भी होगा, क्योंकि पहले आपने B और B के रिस्पेक्ट में ट्रांस कर लिया, अब आप B और C के रिस्पेक्ट में ट्रांस डिफाइन कर लोगे, तो यस MA4BC में भी सिस ट्रांस आपका आ जाएगा। ठीक है, और MA3B3, यस इसमें भी होता है। इसमें कौन सा था बेटा? फैक एंड मर। फैक एंड मर आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फैक एंड मर किस तरह का होता है, क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, देखो, फैक मीन्स फेशियल, फैक मीन्स फेशियल, मेर मीन्स मेरिडिनल। ओके, फेशियल में क्या होगा, जो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में अगर आप देखें, मैं आपको एक ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करके देखता हूं। ठीक है, जैसे ये बन गया आपका ऑक्टाहेड्रल। ओके, अब देखना बेटा, इन तीन पोजीशन को अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो ये क्या बन रहा है आपस में? ये एक फेस बन रहा है, ये एक फेस हुआ ना। ऑक्टाहेड्रल में 8 फेस होते हैं टोटल, वैसे उसका ये एक फेस हुआ, है ना। वैसे ये देखिए, ये एक और फेस बन गया। ठीक है, और ये वाला जो है ये एक और फेस बन गया, इसके पीछे एक और फेस होगा, तो ऊपर 4 फेस होंगे, नीचे भी 4 फेस होंगे। बेटा, जब एक फेस के कितने कॉर्नर्स हैं? एक फेस के 3 कॉर्नर्स हैं। अगर इन तीनों कॉर्नर पे सेम एटम रखा गया हो तब उसको फेशियल बोलते हैं। तो MA3B3 टाइप में फेशियल और मेरिडियनल टाइप के बनते हैं। तो फेशियल आपका कैसा बन जाएगा? जैसे कि यहां पर ए रख लिया, यहां पे ए रख लिया, यहां पे ए रख लिया, और इन तीन पोजीशन पे बी रख लिया, तो ये जो 3 ए हैं इनको मिला के एक फेस बनाया जा सकता है। वैसे 3 बी को मिला के भी एक फेस बनाया जा सकता है, तो ये वाला हो जाएगा आपका फेशियल या फैक। ठीक है, फिर एक और रख लो, यहाँ पर ए रख लो, ए रख लो, फिर यहाँ बी कर लो, फिर ए कर लो, फिर बी कर लो, फिर बी कर लो। तो क्या हो रहा है ना, इस फेस पे तीनों सेम है, ना इस फेस पे तीनों सेम है, मतलब किसी भी एक फेस पे तीनों एटम सेम नहीं है, तो वो फिर आएगा आपका मेरिडिनल। ओके, ये हो गया। अब इसमें एक गलती जो नॉर्मली बच्चे कर लेते हैं, बच्चे क्या इसमें सोच लेते हैं, बच्चे सोचते हैं कि अच्छा सर, मतलब तीनों को इकट्ठा हो, ए बी बी बी, तो वो फैक होता है। ओके, चलिए अभी इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं। यहाँ पर ए ले रहा हूँ, यहाँ पर ए ले रहा हूँ, यहाँ पे ए ले रहा हूँ, और इन तीन पोजीशन पे मैं बी ले रहा हूँ। तो अब इसको बच्चे बोलेंगे सर देखो 3 ए इकट्ठे नहीं है, तो ये मेरिडिनल होगा, पर दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इन 3 ए को मिला के एक फेस बन रहा है, वैसे 3 बी को मिला के भी एक फेस बन रहा है, तो दिस इज नॉट मेरिडिनल, दिस इज फेशियल। तो ये ध्यान रखना, फेशियल का मतलब ये ना कि तीनों ए इकट्ठे होने चाहिए या सिमिलर टाइप के लिगेंड इकट्ठे होने चाहिए, वो तीनों मिलके एक फेस बनाना चाहिए ऑक्टाहेड्रल का। ठीक है, ये हो गया। देन MA2B2C2, इसमें इसमें टोटल 5 बनते हैं, याद कर लो। MABCDEF सारे डिफरेंट है, तो सब 15 बनते हैं। ठीक है, ओके डन। लेट मी चेक, इसमें कुछ और भी हमें केसेस करने हैं। वैसे आई थिंक इतने काफ़ी है, इससे ज़्यादा तो ऑप्टिकल के लिए करना पड़ेगा। रुको, 2-3 केस। A2B2C2 का हो गया, ABCDEF हो गया, देन
सेकंड बार भी हो गया। हाँ, ऑक्टेट में एक और केस आता है अपना, ठीक है, ये वाला बाइडेंटेड वाले, ठीक है। जैसे बी और बी यहाँ पे आ गया, और ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये आपका ट्रांस आ गया, है ना। जैसे इथाइलिन डाइमिन लगे हैं दो, और अगली बार बी और बी को इस तरह ले लो 90 डिग्री पे, और ये दो आपके बाइडेंटेड आ गए, तो ये सिस हो गया। इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। ये कौन सी वैरायटी होगी आपकी? ये वैरायटी होगी आपकी एम ए ट्वाइस बी टू, ओके। एक बाइडेंटेड लिगेंड है जिसके दोनों एंड्स सिमिलर है, सिमेट्रिकल है, मतलब लाइक इथाइलिन डाइमिन, ठीक है। तो इसमें दो बन जाएंगे आपके, एक सिस और एक ट्रांस, ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, ओके। तो ज्योमेट्रिकल के थोड़ा बहुत हमने ठीक केसेस कर लिए। लेट मी चेक और कोई इंपॉर्टेंट केस। A3B AB5 वगैरह ये वाले तो कर लिए हमने, 4BC ये भी कर लिया है। देन टेट्राहेड्रल में कोई नहीं शो करता है, एंड ठीक है, चलो ये हो गया। अब बात करते हैं ऑप्टिकल की। ऑप्टिकल में क्या है एग्जैक्टली जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ा हुआ है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या था कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई भी सिमेट्री एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये तो आपके प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो पहली बात बेटा, स्क्वायर प्लेनर में तो ऐसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, तो स्क्वायर प्लेनर में तो मोस्टली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा ही नहीं। टेट्राहेड्रल में होगा क्या? हाँ, देखो MABCD अगर टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल में आपको पता है ना कि अगर एक सेंटर चार डिफरेंट एटम से जुड़ा उसको कायरल सेंटर बोलते हैं, है ना। तो यहां पर भी तो मेटल चार डिफरेंट लिगेंड से जुड़ा हुआ है, तो कायरल हुआ ना, ये कायरल हुआ तो ऑब्वियस बात है प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, तो यस दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें टेट्राहेड्रल जो है वो चार डिफरेंट से बॉन्डेड हो, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर देगा, ओके। और अगर यही MABCD आपका स्क्वायर प्लेनर है, तो फिर बेटा ये एक ही प्लेन में आ जाएगा, उस प्लेन में कट जाएगा ये पूरा का पूरा, है ना, लाइक दिस ABCD, तो यही आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ जाएगा, ओके। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, फाइन। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर प्लेनर के तो मैक्सिमम केस आपके इनएक्टिव हो जाएंगे क्योंकि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। फिर अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, तो ऑक्टाहेड्रल में भी अगेन सिमेट्री देखनी है आपको, ठीक है। रुको उसके मैं कुछ केस देखता हूं, जैसे कि A2B2C2 में यस, तो A2B2C2 ये ऑप्टिकल एक्टिव, इनमें टोटल जो पांच बनते हैं ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उसमें से एक ऑप्टिकल एक्टिव होता है, पांच में से सिर्फ एक, यस, ठीक है। इनमें से एक शो करता है आउट ऑफ 5, वो कौन सा वाला है? जैसे ये ले लिया आपने M, पांच अलग अलग को ड्रॉ करने का टाइम तो अपने पास नहीं है, ठीक है, इसलिए लेते हैं AABBCC। देखो इसमें कोई सिमेट्री नहीं आ रही, अगर मैं बीच से कट करता हूं तब भी सिमेट्री नहीं आ रही, और अगर मैं ऐसे बीच में से कट करता हूं तो इधर C के सामने A है, और इधर C के सामने, मतलब ऐसे कट करता हूं तो A के सामने B आ जाएगा, सिमेट्री नहीं आएगी। ऐसे कट करके देख लो इस प्लेन में, ठीक है, तो C के सामने B आ जाएगा, तब भी सिमेट्री नहीं आएगी, तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव ये वाला है, ठीक है। तो ये अपना एनेंशियोमर में प्रेजेंट होगा, ये हो गया एक। और नेक्स्ट केस इज MAA थ्राइस, जिसको बच्चों को लगता है कि सर ये तो पंखे जैसा है, मतलब ये पंखे की तीन ब्लेड्स की तरह है, ठीक है, ये एक, ये दो, ये तीन। अब लगता है बच्चों को सर ये तो एग्जैक्टली इसको ऐसे कट कर देंगे सिमेट्रिकल आ जाएगा, पर वो भूल जाते हैं कि बेटा ये 2 डायमेंशनल नहीं है, ये एक्चुअली पंखा नहीं है 2D में, इट्स अ 3D, ओके। ये एक प्लेन है और ये उसके ऊपर नीचे दो बॉन्ड्स बन रहे हैं, ओके। तो ये ऐसा है एक्चुअली, समझे, इट्स अ 3D। तो गलती से मत सोचना कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, और क्यों होता है वो पूरा डिटेल में मैंने
तो वैसे लेक्चर में पढ़ाया हुआ है तो अभी उसकी डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। हाँ, बस एक हिंट दे रहा हूँ। इसमें करना है कि आपको इन सारी पोजीशन को मार्क कर लो, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, मिरर इमेज बना लो। फिर उसको ये जो 1 4 एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट करो 180 डिग्री पे, ठीक है, ताकि देखने के लिए कि सुपर इम्पोज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप पाएंगे कि जैसे ये 1 और 2 आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, 3 और 4 कर रहे हैं, 5 और 6 कर रहे हैं, तो आप पहले मिरर इमेज बनाओ ऐसी, ठीक है, फिर उसको 180 डिग्री पे घुमाओ इस एक्सिस के अबाउट, और फिर 1 और 2, 3 और 4, 5, 6 को ज्वाइन कर दो। फिर देखना वो आपस में सुपर इम्पोज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा बहुत ऑप्टिकल एक्टिविटी का। तो मतलब कोई भी स्ट्रक्चर आपको देखिए उसमें आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर चेक करना है, लुक फॉर एनी सिमिट्री। मिल जाती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और नहीं मिलती तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द आईयूपैक नेम फॉर द कॉम्प्लेक्स। तो पहले कैटायन की नेमिंग करेंगे भैया। तो कैटायन में जो आपके लिगेंड्स है अल्फाबेटिकली ये अमीन है और ये नाइट्रो है, तो पहले क्या आ जाएगा, पेंटामीन, है ना। तो स्टार्टिंग में नाइट्रो तो बिल्कुल नहीं होगा, ये आउट हो गया। तो पेंटामीन, नाइट्राइटो एन, ठीक है, कोबाल्ट 2 है कि कोबाल्ट 3 है, देखिए 2 क्लोराइड के ऊपर 2 नेगेटिव होगा और एक NO2 पे 1 नेगेटिव होगा, तो टोटल 3 नेगेटिव चार्ज को कोबाल्ट का 3 पॉजिटिव चार्ज ही बैलेंस कर पाएगा। तो डी ऑप्शन, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ई इन द कॉम्प्लेक्स। देखिए ये जो आपको कॉम्प्लेक्स है ई, En ट्वाइस, C2O4, NO2, है ना, सिंपल। देखो तो ये बाइडेंटेड, ये भी बाइडेंटेड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका 6। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो टोटल चार्ज कितना है, इथाइलिन डायमीन पे तो कोई नहीं है, C2O4 पे -2 है, NO2 पे -1 है, तो टोटल -3 हुआ। उसको बैलेंस करने के लिए E के ऊपर +3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ E इज इक्वल टू +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, so 6 and 3, डी ऑप्शन। Question number 18, you can pause the video and try it yourself first. Which among the following will be named as dibromido bis-ethylene diamine chromium 3 bromide? ओके, देखिए डाइब्रोमाइडो है और बिस-इथाइलिन डायमीन है, ठीक है। यहाँ पर डाइब्रोमाइडो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, बस सिंपल। बिस-इथाइलिन डायमीन भी है, मतलब 2 इथाइलिन डायमीन है, 2 ब्रोमाइड है, सिर्फ बी ऑप्शन में। देखते हैं आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए पहले वाले में तो इसमें क्या आ जाएगा, सिमिट्री आ जाएगी। कैसे, देखो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ, इसका दोनों ड्रॉ आप बोलोगे सर इसमें सिस ट्रांस आएगा, हाँ ट्रांस में तो दिखती बात है, सिमिट्री है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, ये तो दिखती बात है, सिमिट्री आ जाएगी। बट इसका अगर मैं दूसरा फॉर्म भी बनाता हूँ, ठीक है, लेट्स से इसका ये Cl ऐसे लगा दिया मैंने, ये ऐसे लगा दिया, ठीक है, या चलो इसको ज़्यादा इजी विजुलाइज करने में आपको ये होगा। अब बताओ, अब सिमिट्री है इसमें, टेल मी इज देयर एनी सिमिट्री। आप कैसे भी कट करके देख लो, सिमिट्री नहीं आएगी आपको, ठीक है। आप प्लेन में कट करते हो तब सिमिट्री नहीं आएगी, और अगर आप इस प्लेन के अबाउट कट करते हो तो ये और ये वाले बॉन्ड कट जाएंगे, तब भी सिमिट्री नहीं आएगी, तो सिमिट्री नहीं आएगी। तो यस, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। और सेकेंड नंबर में क्या हो जाएगा, उन्होंने बोला कि नॉट एक्सपेक्टेड टू ना, तो पहला वाला तो एक्टिव है, दूसरा वाला Ma3B3 में, अब Ma3B3 में दोनों बन सकते हैं, फैक एंड मर दोनों बन सकते हैं। तो चलो बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे ये फेशियल में एक ये बन जाएगा, ओके। तो इसमें तो बेटा ये वाला कट करूंगा मैं, प्लेन ऑफ सिमिट्री आ गया मेरे पास, ओके। बट इसका तो ये तो फेशियल था, इसका मेरिडियनल बना के देखते हैं। अब देखो इसमें ये वाला प्लेन ऑफ सिमिट्री आ जाएगा, ऊपर भी ए नीचे भी ए, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमिट्री आ गया। तो बेटा फेशियल में भी आ गया, मेरिडियनल में भी आ गया, तो दिस इज इनएक्टिव। MAA थ्राइस, मैंने आपको कहा पंखे की 3 ब्लेड वाली वाला एक्टिव होता ही है। और COEN NH3 ट्वाइस Cl2, इसको भी ड्रॉ करके देख लो, ठीक है। कोबाल्ट, थायलिन डायमीन ये आ जाएगा, NH3, देखो एक बार हम ऐसा करते हैं, 2 NH3 ये ले लिए
और 2 क्लोरीन ये ले लिए। इसमें तो क्या है, सिमिट्री आ रही है, इसमें तो सिमिट्री आ रही है, मैं इस प्लेन में कट करके देख सकता हूं। बट जरूरी है मेरे को ऐसे ड्रॉ करना है? नहीं, NH3 को यहां ले लो, Cl को यहां ले लो, अब करके देखो, अब सिमिट्री आएगी? किसी भी प्लेन में कट करके देखो, सिमिट्री आ रही है? नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका एक आइसोमर ऐसा होगा जिसमें एक्टिव होगा, तो एटलीस्ट एक है ना। तो सिर्फ बी वाला आपका इनएक्टिव आ रहा है दोनों में, फेशियल में भी और मेरिडिनल में भी बी वाला इनएक्टिव आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम फॉर्मूला कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? आई थिंक दैट दिस इज वेरी वेरी सिंपल, you can pause the video and try it for once. K2PtCN4 potassium tetracyanido platinum, sorry platinate, potassium tetracyano platinate 2, that is right. तो ए का तो यही हो गया। अच्छा, विच इज नॉट करेक्ट, पहला वाला तो करेक्ट है, सेकंड वाला पेंटासाइनो मैंगनेट 2, मैंगनीज के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा, अगर सॉरी 2 पॉजिटिव होगा तो बाहर पे -3 आना चाहिए ना यार। अगर मैंगनीज पे +2 है और साइनाइड के ऊपर -5 है तो -3 बचेगा, तो -2 कैसे बचा, -3 बचना चाहिए था, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज नॉट राइट। थर्ड वाला देखो, पोटाशियम डायमीन टेट्राक्लोराइडो या क्लोरो क्रोमेट 3 तो 3 और 4, हाँ ठीक है, ये बैलेंस हो रहा है, मतलब बाकी सारे फिर बैलेंस हो ही जाएंगे, मतलब सही आएंगे। ठीक है, यहाँ तक कि डन हो गया। चलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ केसेस भी करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो पूरा डिटेल में कहानी सुनाना तो मुश्किल है, तो कहानी सुनाने की बजाय हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखो अब मेरे को इन्फॉर्मेशन दी गई है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ना काफ़ी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सपेक्ट ये करता था कि मेटल की तरफ से खाली ऑर्बिटल आएंगे, जैसे मेटल को बनाने हैं भैया 4 बॉन्ड, तो उसके पास 4 खाली ऑर्बिटल पड़े होने चाहिए जिनमें लिगेंड आके अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। अगर मेटल को 6 बॉन्ड बनाने, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसके पास 6 खाली ऑर्बिटल होने चाहिए, और वो खाली ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं? S वाला यूज कर लेगा, ठीक है, P कर लेगा, और D इनर वाले भी कर सकता है, आउटर वाले भी कर सकता है। ठीक है, जैसे 4S यूज कर रहा है, 4S और 4P यूज कर रहा है, तो D 3D भी यूज हो सकता है और 4D भी यूज हो सकता है, पर साइमल्टेनियसली दोनों D यूज नहीं होते। या तो 3D यूज होंगे अगर वो खाली हैं, उनमें उतने जितने चाहिए थे, या फिर 4D यूज होंगे। तो ये मत करना कि 3D भी यूज कर रहे हो 4D भी यूज कर रहे हो, वैसा कभी मत करना। ठीक है, तो इसमें जो भी तुम्हारी, बहुत दुख होता है जब फोन ऐसे गिरता है बेचारा। ठीक है, अरे वाह यार, मेरे को बहुत एक इंपॉर्टेंट सा मैसेज आया हुआ, उस मैसेज में लिखा हुआ है, द बेस्ट पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग COVID-19, नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क, आई टीच यू हाउ टू अर्न 1 to 3,000 रुपीज अ डे, यू कैन सी द अर्निंग्स ऑन द सेम डे। अरे वाह, क्या बात है, मतलब देखिए भगवान की मेहरबानी इतनी कि इतना पैसा मिल रहा है, मतलब वो भी लोग मैसेज करके डायरेक्टली ही बता दे रहे हैं, मतलब इसको बोलते हैं कि अच्छे कर्म अगर आपने ज़िंदगी में किए हों तो पैसे की कमी नहीं होती, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है। ठीक है, मैं चेक कर लूँ, मेरी रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि पता लगा मैं आप खुद से बात कर रहा हूँ। हाँ, हो रही है, बहुत अच्छा। देखो तो जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने आपको बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा उतने खाली ऑर्बिटल मेटल को प्रोवाइड करने होते हैं। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें या तो एक बार आपका 4S 4P और 4D इस्तेमाल होंगे, जैसे sp3d2 बनना है, या 3D 4S और 4P ये इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं होगा कि 3D भी और 4D भी दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3D और 4D की एनर्जी में काफी डिफरेंस है। इन तीनों की एनर्जी कंपैरेटिवली थोड़ी क्लोज होती है तो काम चल जाता है, इनकी थोड़ी कंपैरेटिवली क्लोज होती है तो काम चल जाता है। बट इसके अगर आप 4D भी ले लोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कंपेरेबल एनर्जी के ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने काफी जुगाड़ लगाए थे, काफी सारे जुगाड़ लगाए थे, मतलब उसके पास एक गिवन डेटा होता था, जैसे ये वाला कंपाउंड है आपको CO, क्या लिख रहा था मैं, NH3 6 एंड 3 पॉजिटिव। ओके, इसमें डेटा दिया हुआ है, बोला गया कि ये डायमैग्नेटिक है, ओके, एंड ऑक्टाहेड्रल है, ये तो हमें दिख ही रहा है कि 6 बॉन्ड बन रहे तो ऑक्टाहेड्रल होगा, फाइन। अब इसके लिए बताइए VBT कैसे लगेगा? तो VBT बोलता है कि यार पहले तो आप सेंट्रल मेटल आयन को पकड़ो, कौन है वो? कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। बेटा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा? कोबाल्ट कितना होता है? 27 है ना। तो नॉर्मली जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की कन्फिग्रेशन आती है 4s2 3d7। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, पहले 4s से 2 निकल गए और एक 3d से निकल गया, तो अब हो गया ये 4s0
4s0 और 3d, 3d को पहले लिखें या बाद में लिखें? एक काम करते हैं ना, 3d को पहले लिख लेते हैं, है ना। 3d में कितने 6 हो जाएंगे, ओके। या चलो यार ऐसे लिखते हैं सीधा, 3d6 4s0, ओके। अब बॉन्ड कितने बनाने हैं? 6 बॉन्ड बनाने के लिए 6 खाली ऑर्बिटल मुझे चाहिए, और ऊपर से इसने बोला डायमैग्नेटिक है यार ये। चलो फिर देखते हैं। तो 3d मेरे पास 6 होने चाहिए, तो d के 5 ऑर्बिटल ले लो, ये 5 d के हो गए, ये s का हो गया, ये 3 p के हो गए। तो ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। अब देखिए अगर d में मुझे 6 लगाने हैं, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ 6, तो इंटरनल d तो यूज ही नहीं हो रहा, उसमें तो कोई खाली बचा ही नहीं। तो फिर 4s 4p और 4d को मेरे को इस्तेमाल करके 6 डब्बे लेने पड़ेंगे। और उसमें दिक्कत क्या हो जाएगी, 3d में बचेंगे मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उसके अकॉर्डिंग ये डायमैग्नेटिक नहीं हुआ, फिर तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, राइट। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा बोलता है कि डायमैग्नेटिक है। तो वीबीटी ने बोला कि चलो चलो बेटा लोग पेयरिंग कर लो सारे के सारे। तो 3d के इलेक्ट्रॉन्स को उसने कहा कि चलो बालक को तुम लोग पेयरिंग कर लो, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, पेयर कर जाओ, जबरदस्ती का पेयरिंग कर जाओ। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करोगे तो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारा प्रूव नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये बड़ा जुगाड़ू सी अप्रोच थी, जहां उसको लगा कि पेयरिंग करवानी पड़ेगी वहां पेयरिंग करवा दी, जहां लगा कि नहीं यार नहीं जरूरत है वहां नहीं करवाई। तो देर वाज नो सिस्टमेटिक रूल कि कहाँ पेयरिंग होनी है कहाँ पेयरिंग नहीं होनी है। और जो हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड, बेटा लिगेंड की स्ट्रेंथ वाली जो थ्योरी थी वो तो वीबीटी के बाद आई थी। तो वीबीटी के टाइम पे तो ऐसा फंडा था ही नहीं कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन से वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि फील्ड वाला काम ही नहीं कर रहा ना। वीबीटी में फील्ड की कोई बात ही नहीं हो रही, फील्ड तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आई थी। तो सीएफटी ने काफी सारे जो गलतियां थी या लिमिटेशन थी वीबीटी की उनको करेक्ट किया था, ओके। तो अब अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से पेयरिंग करवा दूं जो कि नॉर्मली हंट रूल के अगेंस्ट है, तब जाके हम बोल सकेंगे कि हाँ यार 2 डब्बे यहां खाली हो गए, ये तीसरा डब्बा और ये 3 और 6 डब्बे हो गए, है ना। तो ये 6 डब्बे मिलके अब क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे, है ना। हवन नहीं करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे। हाइब्रिडाइज करके यस, अब ये मिलके हाइब्रिडाइज करेंगे और हमें देंगे 6। अब डी अंदर वाला यूज हुआ है तो ये होगा D2sp3। तो 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये हमें देंगे खाली, जिनमें लिगेंड्स आके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो क्योंकि अंदर वाले ऑर्बिटल यूज हुए हैं बॉन्डिंग के लिए, तो ऐसे को कहा जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर वाला डी यूज किया जाए तो उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, समझे? यस, तो ये है कहानी। और बेटा D2sp3 में डी कौन से यूज होते हैं? इसमें जो डी ऑर्बिटल लगता है वो डी कौन सा होता है? एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर, ये लगते हैं दोनों। ये तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ मैंने, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो वीबीटी बहुत आप डिटेल में ना घुसते हुए, कि ये आपको टेबल दे रहा हूँ मैं, बहुत प्यारा टेबल है ये, ठीक है। इसके साथ कुर्सी लगा के बैठ सकते हो तुम लोग अच्छे से। तो मतलब इतना प्यारा टेबल है ये, एग्जैक्टली। देखिए नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ज्योमेट्री यूजुअल क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एग्जांपल क्या है। तो काफी सारे एग्जांपल दिए। ये एच का मतलब है हाई स्पिन और एल का मतलब है लो स्पिन। देखो अब यहां पर क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो स्पिन क्या आएगा इसका, लो आएगा ना, पेयरिंग होगी ना, ये कट गए ना आपस में स्पिन, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मतलब ऑपोजिट स्पिन आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो ये क्या हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था ये। जब पेयरिंग हो जाती है तो उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब फोर्स्ड पेयरिंग होती है और नहीं हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो एच का मतलब है हाई स्पिन, एल का मतलब है लो स्पिन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं, काफी सारे हैं एग्जांपल है, पूरी लिस्ट है, तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बहुत सही है ये, तो इसको रेफर कर लेना, ओके। चलिए नेक्स्ट, तो वीबीटी की लिमिटेशंस क्या क्या थी? देखिए सर्टेन लिमिटेशन है यहाँ पे। पहली बात, इट इज ओनली ए क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर बॉन्डिंग, मतलब प्रॉपर्टीज को तो उसने एक्सप्लेन कर दिया, पर क्वांटिटी का मतलब है कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट आना है, कैसे आना है, नहीं आना है, क्वांटिटीज की टर्म्स में वो ज्यादा डेटा नहीं प्रेजेंट कर पाया था। देन इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड वेयर सम आर नॉट, कलर के रिस्पेक्ट में भी बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था ये। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द सेम मेटल इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हैव डिफरेंट कलर विद डिफरेंट लिगेंड्स। जैसे 3 आइसोमर बन रहे हैं, तीनों के कलर अलग अलग हैं, वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। देन मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डज नॉट एक्सप्लेन द काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि देखो काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स दो अलग अलग तरह की अप्रोच होती है। काइनेटिक्स इज ऑल अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, और कि उसमें इस पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट करने की टेंडेंसी है कि नहीं है। तो काइनेटिकली इनर्ट होने का मतलब क्या है
कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी समथिंग एल्स। थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट कि एनर्जी है, डेल्टा जी आपका कितना आ रहा है, ठीक है, ओवरऑल स्टेबल है कि नहीं है। तो काइनेटिक्स इज अबाउट कि यार रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहाँ एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑल वो चीजें काम आती हैं। पर थर्मोडायनेमिक्स में बीच में क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी का कोई रोल नहीं है। एंड प्रोडक्ट आपके पास, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, उसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, डेल्टा जी पूरे रिएक्शन के लिए कैसा रहा कैसा नहीं रहा, उसके बेसिस पे हम स्टेबिलिटी किसी प्रोसेस की बताते हैं या उसके होने ना होने की संभावना बताते हैं। तो थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स अलग होते हैं, काइनेटिक फैक्टर्स आपके अलग होते हैं, तो उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये। ठीक है, तो अभी उसमें भी डिटेल में नहीं जाएंगे कि काइनेटिक कंट्रोल और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल क्या होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। देन प्रेडिक्शन गिवन रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग स्क्वायर एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज आर नॉट एग्जैक्ट एंड डिमार्केशन बिटवीन की कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन वीक है, मतलब कहां पर पेयरिंग करवानी है कहां नहीं करवानी, ये नहीं बता पाया। कई बार इसने किसी लिगेंड में पेयरिंग करवा दी और दूसरी बार उसी लिगेंड के किसी और एग्जाम्पल में पेयरिंग नहीं करवाई। तो देयर वाज नो क्लियर रूल और बाउंड्री कि कहां पर ऐसा होता है और कहां पर ऐसा नहीं होता है। राइट, चलिए तो अब नेक्स्ट कहानी आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। कितना टाइम हो गया, 36 मिनट्स ऑलमोस्ट। कोई इसको कंप्लीट कर लेते हैं, सीएफटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए सीएफटी ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल लिया, उसने बोला कि मेटल और लिगेंड्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो जो लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है वो तो पॉजिटिव चार्ज मेटल के साथ दिख रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आ जाएंगी। पर जो लिगेंड न्यूट्रल था उसको उन्होंने बोला कि इसको एज अ डाइपोल काउंट करो। ठीक है, तो वो मेटल आयन और उसके बीच में एज अ आयन डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी, तो वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल था, ये भी एक ड्रॉबैक था। वीबीटी प्योरली कोवलेंट बॉन्डिंग पे चल रहा है, ये जना प्योरली आयनिक बॉन्डिंग के ऊपर चल रहे हैं, दोनों गलत है। एक्चुअल जो बॉन्डिंग है वो दोनों का कंट्रीब्यूशन है, कोवलेंट वाले मॉडल में भी का भी कंट्रीब्यूशन होगा, आयनिक वाले मॉडल का भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसलिए सीएफटी के बाद और भी थ्योरीज आई थी जो इससे बेटर थी, जिन्होंने दोनों तरह की बॉन्डिंग को कंसीडर किया। पर फिर भी सीएफटी वाज मच बेटर देन वीबीटी। अब देखो सीएफटी में क्या होता है, नॉर्मली जो हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, है ना, 5 डी जनरेट, जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी जनरेट का मतलब सेम एनर्जी लेवल पे ये हैं, है ना, पांचों की एनर्जी लेवल सेम है। बोलते ये सेम रहेंगी नहीं, जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे इसको तो ये सेम नहीं रहेंगी। अब देखिए दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, है ना, ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो बच्चे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में देखो कि इस तरह से ये 6 डायरेक्शन से लिगेंड्स अप्रोच करेंगे। अब जो आपके पास मेटल ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 तो आपके इस तरह के हैं, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये 3 तो ऐसे हैं कि जो आपका लिगेंड है, सॉरी जो ऑर्बिटल है वो डायरेक्शंस के बीच में है, एक्सिस के बीच में है। जैसे ये एक्सिस है तो इनके बीच में है ये, ओके। और फिर एक है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक है हमारा डी जेड स्क्वायर। राइट, यस। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ये वाई एक्सिस आ गई, ये एक्स एक्सिस आ गई, ये जेड एक्सिस आ गई। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या है, जब आपका ऑर्बिटल एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है और लिगेंड भी अगर यहीं से आ रहा है, एक्स एक्सिस से 2 लिगेंड लगे हैं, वाई पे 2 लगे हैं, जैसे ये ना, एक्स एक्सिस पे 2 लिगेंड लगे होंगे ऑक्टाहेड्रल में, वाई के ऊपर 2 लगे होंगे, जेड के ऊपर 2 लगे होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड्स एक्सिस की तरफ से अप्रोच करते हैं। लिगेंड के पास भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ऑर्बिटल भी वो स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। तो बेटा लिगेंड और ऑर्बिटल आमने सामने आ गए तो उसमें रिपल्शन होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को और डी जेड स्क्वायर को लिगेंड बिल्कुल अपने आमने सामने मिलेंगे, ऑर्बिटल के बिल्कुल सामने, तो इससे रिपल्शन ज्यादा होगी। तो इन 2 ऑर्बिटल में रिपल्शन ज्यादा मिलेंगी जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे मेटल आयन को। और ये जो 3 है, ये 3, इनमें रिपल्शन कम होगी, क्यों, क्योंकि लिगेंड आएगा यहां से, ऑर्बिटल है यहां पे 45 डिग्री पे लगा हुआ है, तो दे आर नॉट डायरेक्टली फेसिंग ईच अदर, थोड़ा दूर दूर है वो, तो उनके बीच में रिपल्शन कंपैरेटिवली कम होगी। तो पहले ये 5 ऑर्बिटल जिस लेवल पे थे, ये जो 3 हैं ये थोड़ा नीचे चले जाएंगे क्योंकि इनको कम रिपल्शन मिलेगी, और ये जो 2 हैं ये थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, इनको ज्यादा रिपल्शन मिलेगी। तो उससे होगी आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, समझे। तो ये जो 5 थे पहले इनकी एनर्जी बढ़ी,
यहां पर ये गए स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड में, ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड। अब ये मत पूछना यार ये सारे सारी क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड का मतलब है कि मेटल आयन को 6 लिगेंड्स ने नहीं घेरा, मान लो उसके अराउंड एक स्फेरिकल फील्ड क्रिएट हो चुकी है। तो स्फेरिकल फील्ड क्या है, स्फेयर तो सबके लिए बराबर फील्ड जनरेट करेगा हर पॉइंट पे, हर एंगल पे, है ना, मतलब आर डिस्टेंस पे किसी भी एंगल पे चले जाओ, स्फेयर का जो इंटेंसिटी होगी फील्ड की वो बराबर होगी। तो उसमें क्या होगा कि 5 ऑर्बिटल को बराबर से एनर्जी गेन मिलेगा, राइज मिलेगा, तो पांचों इस लेवल पे आ जाएंगे। तो अभी भी डीजेनरेट हैं, अभी भी पांचों सेम एनर्जी पे हैं। फिर वो स्फेरिकल फील्ड हटा के उसको 6 पॉइंट्स पे कंसंट्रेट कर दिया। वो जो फील्ड स्फेरिकल थी, मतलब स्फेरिकल का मतलब है कि मेटल एन पॉजिटिव को एक स्फेरिकल फील्ड ने घेर रखा है, ठीक है। अब ये स्फेयर की जगह पे उस स्फेरिकल फील्ड को 6 पॉइंट्स पे कंसंट्रेट कर लो, जो ऑक्टाहेड्रल के 6 पॉइंट हैं। तब इन दो को ज्यादा रिपल्शन मिलेगी, इन तीन को कम मिलेगी, तो ये तीन नीचे आ जाएंगे एनर्जी में, ये दो ऊपर चले जाएंगे। तो इनके बीच का जो गैप क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो ऊपर वाला जो सेट बनता है उसको बोलते हैं ईजी, और नीचे वाले को बोलते हैं T2G। फाइन। अब तो ये 5 डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी के नहीं रहे, डीजेनरेट नहीं रहे। तो अब होगा क्या, अब होगा ये, जैसे अब फीलिंग करनी है, इलेक्ट्रॉन आया जी, पहला इलेक्ट्रॉन आया जी D1 में, मतलब डी में, ठीक है। देखो, तो डी में पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहां जाएगा, ऑफ बाउ रूल, लोअर एनर्जी में, यहां आएगा पहला, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, यहां आएगा पहला, दूसरा यहां पे आएगा। तो 1 2 3, 3 तक तो सिंपल है, 3 इलेक्ट्रॉन को यहां हमने रख लिया, 1 2 3 हंड रूल के अकॉर्डिंग, ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग। बेटा फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन देखेगा दो चीजें, अरे यार देख, या तो मेरे को शेयरिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे किसी एक के साथ, या तो नया कमरा लेना पड़ेगा यार, पर नया कमरा ना महंगा है ऊपर वाला। तो अगर उसके पास ऊपर जाने के लिए इतनी एनर्जी हो कि वो जंप कर सके, मतलब पेयरिंग करने का मन नहीं है, क्योंकि पेयरिंग करने में भी एनर्जी लगती है, जंप करने में भी एनर्जी लगती है, तो वो सोचेगा यार पेयरिंग करने में इतना एनर्जी लग रही है, जंप करने में इतनी एनर्जी लग रही है, अगर पेयरिंग का खर्चा कम है तो पेयरिंग कर लेगा, और जंप करने का खर्चा कम है तो जंप कर लेगा। तो अगर ये गैप छोटा हुआ तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएगा, फिर फिफ्थ भी ऊपर जाएगा, फिर नीचे 6 7 8 9 10 ऐसी फीलिंग होगी। ओके, और अगर ये गैप बड़ा हुआ तो जंप नहीं कर पाएगा, तो 1 2 3 और फोर्थ यहां पे आ जाएगा, फिफ्थ यहां आ जाएगा, सिक्स यहां आ जाएगा, तो फिर ये हो जाएगी फोर्स्ड पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझे, ये होती कहानी। तो ये था जो वीबीटी में कर रहे थे हम, जो फोर्स्ड पेयरिंग कर रहे थे, उसका रीजन ये था कि ये वाला गैप बड़ा था, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जो थी वो गैप बड़ा था, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करने की जगह पे पेयरिंग करना प्रेफर कर रहा था, क्योंकि वो उसको एनर्जेटिकली सस्ता पड़ रहा था, इकोनॉमिकल पड़ रहा था। और लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, ठीक है, जस्ट सेकंड। तो देखो हेलाइड पीछे हैं थोड़े से, अगर आप हेलाइड्स का देखोगे ना, हेलाइड थोड़े से पीछे ही हैं स्ट्रेंथ में। फिर उसके बाद ऑक्सीजन वाले हैं, लिगेंड देखो हेलाइड सबसे पीछे हैं, उसके बाद ऑक्सीजन वाले हैं, फिर नाइट्रोजन वाले हैं, फिर लास्ट में कार्बन वाले हैं। इस तरह से चल रहा है लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कार्बन वाले हैं, जो कार्बन डोनर है, CO हो गया, साइनाइड हो गया, है ना, उसके पीछे फिर आपके नाइट्रोजन वाले हैं, फिर जाके उसके पीछे ऑक्सीजन वाले हैं, फिर पीछे हेलाइड्स हैं, इस तरह से। तो दिस दैट्स अ ट्रेंड। और ये ऑर्डर ढंग से देख लेना, एक बार ये पूछा भी जाता है कि कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, नाइट्रो, साइनाइड, कार्बोनिल आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इथाइलिन, डायमीन, अमोनिया ये कभी कभी एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर जाते हैं, क्योंकि लिगेंड की स्ट्रेंथ या जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ना, डेल्टा ओ, ये सिर्फ लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता। लिगेंड कौन सा है, एक पॉइंट ये हो गया, मेटल कौन सा है, दूसरा पॉइंट ये हो गया, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये तीसरा पॉइंट हो गया, और नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं। तो ये जो आपका डेल्टा ओ है ये कितने पे डिपेंड करता है, डेल्टा ओ किस किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिगेंड, मतलब वीक है, स्ट्रॉन्ग है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, 4 लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं, है ना, ज्यादा लिगेंड होंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगी, ज्यादा स्प्लिटिंग आएगी। नेचर ऑफ मेटल, कौन सा मेटल है, हर एक मेटल, मतलब सेम लिगेंड
मतलब 6 साइनाइड लिगेंड में एक बार सिल्वर के साथ लगा रहा हूँ, एक बार कॉपर के साथ लगा रहा हूँ, दोनों में सेम स्प्लिटिंग नहीं होगी, अलग अलग होगी। तो मेटल बदलने से भी बदल जाता है। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, सेम मेटल एक बार 2 पॉजिटिव में, एक बार 3 पॉजिटिव में, तो दोनों में उसकी जो स्प्लिटिंग होगी वो अलग अलग आएगी। तो ये 4 फैक्टर जिनके ऊपर आपका डेल्टा ओ डिपेंड करता है, या सिंपल जो आपका डेल्टा है वो डिपेंड करता है, नॉट एक्जैक्टली डेल्टा ओ बट डेल्टा। ठीक है, तो देखिए जो आपका टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है वो बिल्कुल उल्टी होती है ऑक्टाहेड्रल से। उसमें ईजी नीचे होता है, T2G ऊपर जाता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में, तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग रिवर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल है। और जो आपका, चलो आपको दिखा रहा हूं आगे में, हाँ देखो ये आपका वीक फील्ड लिगेंड, छोटा सा स्प्लिटिंग हुई छोटी सी, तो 3 के बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन था वो ऊपर गया, 5th भी ऊपर गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्लेस किए गए। पर जब स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो 1 2 3 4 5, तो यही नीचे पेयरिंग हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, छोटी स्प्लिटिंग में जंप कर जाता है, बड़ी स्प्लिटिंग में वो पेयरिंग कर जाता है, फोर्स पेयरिंग कर जाता है। तो देखो ये एग्जांपल है आपका FeH2O6। तो Fe3 पॉजिटिव के साथ जो वाटर है, वाटर इज नॉट बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बट उसी Fe3 पॉजिटिव के साथ जो साइनाइड लगा हुआ है, साइनाइड इज बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो वो ज्यादा स्प्लिटिंग क्रिएट करेगा। अब जो आपका डेल्टा टी है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है, दैट इज कितना बेटा, 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, लगभग हाफ ही है। देखो ये आपका डेल्टा ओ है और ये आपका डेल्टा टी है। तो टेट्राहेड्रल में ना स्प्लिटिंग काफी कम होती है, इसलिए टेट्राहेड्रल में फोर्स पेयरिंग की दिक्कत नहीं आती। 1 2 3rd यहाँ चला जाएगा, 4th यहाँ पे, 5th यहाँ पे, 6 7 8 9 10 इस तरह से हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग इतनी कम है कि हम फोर्स पेयरिंग वाला ज्ञान देते ही नहीं है ज्यादातर, वो जंप कर ही जाता है। तो ये आपको जंप ना करने वाली जो बात है, जो फोर्स पेयरिंग वाली बात है, वो ऑक्टाहेड्रल में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, देन अगर स्क्वायर प्लेनर में करनी हो स्प्लिटिंग भैया, तो देखिए ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में डिफरेंस क्या है। ये आपकी ऑक्टाहेड्रल है, इस ऑक्टाहेड्रल से इन 2 बॉन्ड्स को उड़ा दो तो स्क्वायर प्लेनर बच गया, जेड एक्सिस वाले 2 बॉन्ड्स को उड़ा दो तो स्क्वायर प्लेनर बच गया। यस, तो ये आपकी ऑक्टाहेड्रल फील्ड थी। अगर जेड एक्सिस के अलोंग कोई बॉन्ड बना ही नहीं है, लिगेंड आ ही नहीं रहा कोई, जेड एक्सिस के अलोंग अगर लिगेंड नहीं आ रहे हैं, तो जेड एक्सिस को ज्यादा रिपल्शन जो मिल रही थी पहले, अब वो नहीं मिलेगी। तो पहले जो ये डी जेड स्क्वायर ऊपर गया था, क्यों गया था ऊपर, क्योंकि उसको ज्यादा रिपल्शन मिल रही थी, क्योंकि लिगेंड्स थे जेड एक्सिस में। अब वो लिगेंड हटा दिए गए, है ना, रिमूव लिगेंड्स फ्रॉम जेड एक्सिस, सिर्फ ये बचा, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में अब बचे हुए हैं। तो जेड वाले को जो ज्यादा रिपल्शन मिल रही थी वो नीचे आ जाएगा वापस। अब देखो ये नीचे आ गया, और ये जो यहाँ पर भी जेड वाला कंपोनेंट था ना, ये वाई जेड और एक्स जेड, ये भी थोड़े नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इनमें जेड वाला कंपोनेंट आधा है। पर ये जो एक्स वाई था, एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि अब सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही चारों लिगेंड लगे हुए हैं, तो उसको पहले के कंपेरिजन में रिपल्शन थोड़ी सी बढ़ जाएगी उसकी। तो एक्स वाई जो थोड़ा सा ऊपर गया, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर थोड़ा और ऊपर गया, क्योंकि अब चारों लिगेंड जो वो उसी प्लेन में फोकस्ड हैं। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या है, लिगेंड डायरेक्टली उसको फेस कर रहे हैं, ऑर्बिटल को, जबकि एक्स वाई में क्या है, लिगेंड है तो उस प्लेन में है पर डायरेक्टली फेस नहीं कर रहे, थोड़ा एंगल पे हैं। तो इसलिए एक्स वाई नीचे है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे ऊपर है, फिर डी जेड स्क्वायर और सबसे नीचे डी वाई जेड और एक्स जेड। अब लोग सर डी जेड स्क्वायर यहाँ क्यों है, जेड एक्सिस के लॉन्ग तो लिगेंड बचा ही नहीं, वो सबसे नीचे आना चाहिए। बट बेटा डी जेड स्क्वायर में एक रिंग भी तो होता है, और ये रिंग तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में होता है, इसको रिपल्शन मिल रही है, उसकी वजह से डी जेड स्क्वायर यहाँ पे है। तो ये स्प्लिटिंग है आपकी स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट की। ठीक है, ये भी पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर देखो ये डेल्टा कैसे कैसे वेरी कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पर ये वीक लिगेंड है फ्लोराइड, डेल्टा पर सेंटीमीटर की टर्म में दिया हुआ है 17,000 है, कम है। वाटर थोड़ा सा बेटर है, अगेन वही टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, तो वाटर थोड़ा स्ट्रॉन्गर हुआ तो 20,300। वेनेडियम का देखो, वेनेडियम 2 पॉजिटिव में है वाटर के साथ ही, तो 12,400, और वही वेनेडियम 3 पॉजिटिव में है वाटर के साथ, वो भी 6 लिगेंड, तो 17,850। मतलब सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने से भी स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, डेल्टा बढ़ता है। तो ये एग्जांपल्स हैं कि किस किस तरह से मेटल बदलो तो चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ लिगेंड बदलो तो चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बदलो तो चेंज हो रहा है। ठीक है, देन फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग CFSC जो एनर्जी है उसकी कैलकुलेशन कैसे करना। देखो जो आपका रेफरेंस लेवल होता है दैट इज 0 लेवल, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। ठीक है,
इससे नीचे गए 3 लेवल और ऊपर गए 2 लेवल, है ना, ऑक्टेड्रल में। यस, तो बेटा ये जो ऊपर वाला गैप है ना, ये कितना होता है? ये होता है 3/5 डेल्टा ओ, और जो नीचे वाला गैप होता है ना, ये होता है 2/5 डेल्टा ओ माइनस में। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो नीचे जाएगा पहला वाला, उसकी एनर्जी कितनी होगी? अगर ये आपका 0 एनर्जी लेवल है तो उसकी एनर्जी कितनी गई होगी? उसकी एनर्जी हो जाएगी 2/5, कितना होता है? 0.4, -0.4, है ना। तो इसकी एनर्जी आएगी -0.4। एक और चला गया नीचे तो -0.8, क्योंकि 2 हो गए। एक और चला गया, 3 हो गए तो -1.2 ऐसे। फिर एक और यहाँ पर आ गया नीचे, पेयरिंग कर ली उसने, तो नीचे 4 हैं तो -1.6 प्लस पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी भी तो लगेगी ना, वो तो देनी पड़ेगी, वो तो प्लस में आएगी। तो इस तरह से CFSE निकालनी है। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन नीचे गए, एक ऊपर गया, तो 3 जो नीचे गए -4 -4 -4 -1.2, और एक जो ऊपर गया 3/5 मतलब +0.6 मिला के बचा -0.6। नेगेटिव है मतलब लोअर है, तो स्टेबिलिटी मिली है इसको। ठीक है, 3 नीचे 2 ऊपर, ये नेट आपस में 0 हो जाता है। 3 नीचे 2 ऊपर या 5 नीचे 5 ऊपर, नेट मतलब सॉरी 6 नीचे 4 ऊपर, वो 0 हो जाता है, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, फिर 4 नीचे 2 ऊपर, तो 4 नीचे का मतलब -1.6 और 2 ऊपर का मतलब +1.2, कितना बचेगा? तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। समझे? हाँ, इन्होंने एक गलती यहाँ पर की है, पोपट किया, उन्होंने पेयरिंग एनर्जी नहीं लिखी हुई। जहां जहां पेयरिंग हो रही है वहां पर पेयरिंग एनर्जी भी ऐड होनी है। समझे? एक बार पेयरिंग हुई तो P, 2 बार हुई तो 2P, लाइक दैट। फिर मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल के स्ट्रक्चर्स, उनकी बॉन्डिंग अरेंजमेंट आपको पता होनी चाहिए। जैसे NiCO4 टेट्राहेड्रल होता है, निकल कार्बोनिल जो है। FeCO5, ठीक है, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। CrCO6 ऑक्टाहेड्रल। Fe2CO8 में देखिए स्ट्रक्चर किस तरह का, इस आयरन के राउंड, ये 4 हैं इसकी राउंड, और ये जो कार्बन है दोनों ये ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड ये 6, क्योंकि 2 जो है वो कॉमन है, तो दोनों ऑक्टेड्रल ऑक्टेड्रल ज्योमेट्री में। Mn2CO10 में मैंगनीज मैंगनीज का सिंगल बॉन्ड है, कोई ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है, पर ये मैंगनीज 1 2 3 4 5 के साथ और दूसरा वाला मैंगनीज भी 5 के साथ बॉन्डेड है। CO2CO8 में देखो ब्रिजिंग हुई ना, ये 2 कार्बन एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं। तो ये ज्योमेट्रीज आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। और मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग क्या होती है? मेटल कार्बोनिल में आता है सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला फंडा। मेटल कार्बोनिल में जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, नॉर्मली हमने अब तक यही पढ़ा कि लिगेंड से मेटल की तरफ बॉन्ड बनेगा, यहां पर उल्टा भी होता है, मेटल से लिगेंड की तरफ भी बॉन्ड बनता है, दोनों तरफ से बॉन्डिंग होती है, उसको स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होती है। तो कार्बोनिल ना कंपैरेटिवली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो जितने स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा होगा ना, उतनी स्टेबिलिटी भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। ओके, तो देखो कार्बोनिल्स में कार्बन जो है उसके पास एक लोन पेयर है, तो उसकी तरफ से जो डोनेशन जा रही है वो आपकी सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, कार्बोनिल की तरफ से जो डोनेशन गया वो आपका सिग्मा बॉन्ड है। और ये कार्बोनिल पे पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होते हैं। ठीक है, और जो खाली होते हैं, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर देखो ये आपका कार्बोनिल का और साइनाइड का या NO पॉजिटिव का क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। तो देखो कहां तक भरा हुआ है, जो लास्ट भरा हुआ ऑर्बिटल है वो ये है। तो आपका जो होमो है वो ये है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको डोनेट करता है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को तो डोनेट करते हैं हम, उसको होमो बोलते हैं। तो होमो में ये वाला जो पेयर है ना, ये डोनेट किया जा रहा है, तो ये सिग्मा पेयर है, इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट किया जा रहा है। और इसके ऊपर के जो डब्बे हैं, इसके ऊपर जो पहला खाली लेवल है वो क्या है, ये वाला ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो आपका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो आपका पाई एंटी बॉन्डिंग है। इसलिए अगर कोई भी एक्सेप्टेंस करनी है कि भैया इलेक्ट्रॉन गेन करने में, तो वो यहां पर भरे जाएंगे। समझे? इसलिए जो मेटल की तरफ से डोनेशन इसको मिलती है वो पाई एंटी बॉन्डिंग में ये गेन करता है। तो मेटल की तरफ से जो बॉन्डिंग हो रही है वो पाई हो रही है, और लिगेंड की तरफ से जो मेटल हो रही है वो सिग्मा हो रही है। तो ये सिग्मा प्लस पाई बॉन्डिंग का जो गठजोड़ है, दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होती चली जाएगी ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्डिंग उतनी वीक होती चली जाएगी। दोनों स्ट्रांग नहीं रह सकती, क्योंकि कार्बन बोलेगा भाई मैं यहां भी बॉन्ड बनाऊं वहां भी बॉन्ड बनाऊं, मैं ऐसे क्या कर लूं, या तो मैं अपनी इलेक्ट्रोनिसिटी को उस तरफ इन्वॉल्व करूं या इस तरफ इन्वॉल्व करूं, या दोनों में थोड़ा थोड़ा कर दूं। तो जैसे जैसे मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती चली जाएगी, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड
वीक होता चला जाएगा। और मेटल उतना ही अच्छा डोनेट करेगा जितना उस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो। देखो मेटल के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज +4 +5 +6 ऐसा करके है, भूखा नंगा है बेचारा, इतना हाई पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हें लगता है वो और डोनेट करेगा किसी को? भिखारी किसी को जाके डोनेशन देके आता है कभी? नहीं। मेटल के ऊपर अगर ज्यादा हाई पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो डोनेशन नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो वो सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। पर ये मेटल अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जीरो मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो वो भूखा नंगा नहीं है, वो डोनेशन दे पाएगा। तो ज्यादा अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग कौन करता है? मेटल जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है या उल्टा नेगेटिव में होता है। अगर इस मेटल के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो और भी अच्छी बात, उल्टा है, नेगेटिव चार्ज है इसके पास, फिर तो खुशी खुशी देगा ये, क्योंकि एक्स्ट्रा है इसके पास पड़े हुए। तो जितना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो या नेगेटिव हो, उतनी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी मेटल और कार्बन के बीच में। और जितनी इनके बीच में स्ट्रांग होगी, उतना कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लंबा होता चला जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह भी आता है, 3 मेटल कार्बोनिल दे दिए, बताओ अभी तीनों में कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसा होगा। तो ये देखना आपने कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल सबसे अच्छा बॉन्ड बनाएगा, समझे? चलो तो इसको रिवाइज कर लो एंड बढ़िया एक बार तेरे अच्छे से इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ लो और क्वेश्चन कर लो, एंड देन फिर करते इसके डीपीपी। ओके, बाय।